क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना मन से? खड़ा होइए, खड़ा होइए जी। बोलिए। महान्यवादी, हाँ क्या सर? कल काहे नहीं याद किए? बच जाइएगा ना। हाय बैठिए। पहले ये हाथ खड़ा कर रहे हैं तो अब आपसे क्या पूछे हम? है चश्मा, खड़ा होइए। हाँ बोलिए। महान्यवादी संसद के सदनों में जाकर बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये अधिकार महान्यवादी को कौन अनुच्छेद देता है? हाय अनुच्छेद 88 है। जिससे पूछ रहे हैं उसको जवाब देने दीजिए, नहीं तो आप लोग से उठा करके पूरा पॉलिटी पूछेंगे हम। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको तो प्राइज मिलना चाहिए। पंडित नेहरू से आपको प्राइज दिलवाते हैं। रुकिए, समझे? बैठिए। ऐ टकलू, खड़ा होइए। उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है, हाँ या ना? आए नहीं ना है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में सब काम उप प्रधानमंत्री करता है? करता है ना? नहीं करता है। बैठिए। ऐ रो, खड़ा होइए। हाँ रेड शर्ट, रेड शर्ट, हाँ बैठिए। आगे वाले बैठिए। बोलिए। दक्षिण भारत के प्रथम नेता जो प्रधानमंत्री बने, आए क्या? पीवी नरसिम्हा राव। व्हाइट टी शर्ट, खड़ा होइए। हाँ बताइए। 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री बने हैं। 6 का नाम लीजिए। नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, कौन बोलिएगा? लड़कियों में बोलेगी? देख ली है जी, बकलोल भी देख ली है, सब देख ली है। बोलिए तो पहला नाम मोरारजी, दूसरा चौधरी, तीसरा विश्वनाथ, चौथा पीवी नरसिम्हा, पांचवा HD देवगौड़ा, छठा नरेंद्र मोदी। बैठ जाइए। हाय तो आप विद्वान हैं, आपसे क्या पूछ? है उठिए। है लड़की, खड़ा हुई उधर उधर। हाँ लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री। हाय क्या क्या बोल रहे हैं? चौधरी चरण सिंह। खाते पीते ना? महाबकलोल है, वहां से यहां आवाज नहीं आ रहा है। बैठिए। चलिए अब आगे आते हैं। कहाँ है जी? देखिए चल रहा है ना, चल रहा है ना ऑनलाइन। मेरा कहाँ चल रहा? चलिए
संघ के शासन, संघ का शासन। याद है कुछ? संघ के शासन को 3 भाग में बांटे थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी के विषय में पढ़ा दिए, मतलब कार्यपालिका खत्म हो गया है। कार्यपालिका के बाद जो आगे है वह है आपको विधायिका, विधायिका। और अगर हम विधायिका की बात करें तो विधि यानी कानून, विधि के निर्माण करने वाली संस्था को हम लोग विधायिका कहते हैं। और भारत के भीतर विधि का निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वह आपको संसद है, यानी पार्लियामेंट है। और जो संसद है, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। इसमें राष्ट्रपति के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावे संसद के अंतर्गत यानी पार्लियामेंट के अंतर्गत जो लोकसभा और राज्यसभा आता है, लोकसभा और राज्यसभा के विषय में ही हम लोगों को मुख्य तौर पर विधायिका के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज के सेशन में शुरुआत हम आपके साथ विधायिका का करने जा रहे हैं। विधायिका का आज के सेशन में हम आपके साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, विधायिका किसे कहते हैं? विधि के निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। दूसरी बात, विधि का निर्माण करने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था कौन है? तो विधि की निर्माण करने वाली भारत की जो सर्वोच्च संस्था है वह आपको संसद है, यानी पार्लियामेंट है। संसद है यानी पार्लियामेंट है। यह प्रश्न किसी परीक्षा का पूछा हुआ है कि भारत की सर्वोच्च विधि निर्माण करने वाली संस्था कौन है? तो भारत की सर्वोच्च विधि निर्माण करने वाली संस्था संसद है, यानी पार्लियामेंट है। संसद है यानी पार्लियामेंट है। अब अगर हम संसद की बात करें तो यहां पर जो है संसद के अंतर्गत, यहां पर संसद यानी पार्लियामेंट के अंतर्गत, एक तो संसद एक संवैधानिक पद है, संसद एक संवैधानिक संस्था है। यह बात इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 को आप पढ़ेंगे तो जो आर्टिकल 79 है यानी अनुच्छेद 79 है वह हमें संसद यानी पार्लियामेंट के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और अनुच्छेद 79 यह कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, एलएस लोकसभा और आरएस यानी राज्यसभा, आरएस यानी राज्यसभा, इन तीनों संस्था को जब मिला दिया जाता है तो इन्हीं तीनों संस्था को सम्मिलित रूप से हम लोग संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा संसद का एक गढ़ है, संसद का एक गढ़ है। तो अब देखिएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 प्रदान करता है, तो वहीं लोकसभा के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 प्रदान करता है। तो है क्या हुआ? इन्वर्टर से साउंड हटा दिए हैं क्या? क्या है? कभी कभी होता है। चलिए, तो अब देखिएगा, तो अनुच्छेद 79 में तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अनुच्छेद 80 जो हमें राज्यसभा और अनुच्छेद 81 जो हमें लोकसभा के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले विस्तार पूर्वक राज्यसभा को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग लोकसभा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा को पढ़ते हैं और इसके बाद जो है पुनः हम लोग लोकसभा को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को आप सम्मिलित रूप से जानिए। जो राज्यसभा है, राज्यसभा को पहले राज्यसभा नहीं कहा जाता था। जो राज्यसभा है, राज्यसभा को पहले राज्यसभा नहीं कहा जाता था। राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था। राज्य परिषद, राज्यसभा को पहले क्या कहा जाता था? राज्य परिषद, राज्य परिषद कहा जाता था।
और जो लोकसभा है, लोकसभा को पहले लोकसभा नहीं कहा जाता था, बल्कि लोकसभा को पहले जनता का सदन कहा जाता था। क्या? जनता का सदन कहा जाता था, जनता का सदन कहा जाता था। अब जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा 1954 ईस्वी में किया गया। और जिस प्रकार से राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया, उसी प्रकार से जनता के सदन का नाम बदलकर 1954 ईस्वी में लोकसभा किया गया। 1954 ईस्वी में लोकसभा किया गया। इससे पहले 1954 से पहले 1952 है। अगर हम भारत की बात करें तो भारतवर्ष में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हम बात कर रहे हैं, भारतवर्ष के भीतर पहली बार जो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव हुआ है वह 1952 में हुआ है। 1952 में हुआ है। देखिए, आप इस बात को ध्यान से याद रखिएगा, भारतवर्ष के भीतर पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, साथ ही साथ भारतवर्ष के भीतर पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये तमाम चुनाव पहली बार 1952 ईस्वी में ही हुए हैं। 1952 ईस्वी में ही हुए हैं। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। फिर राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। फिर राज्यसभा को बड़ों का सदन कहते हैं, राज्यसभा को बड़ों का सदन कहते हैं। इन सभी नामों से राज्यसभा को जाना जाता है। वही अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को भी कई नामों से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। फिर इसे जो है आपको प्रथम सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो इन सभी नामों से जो है आपको लोकसभा को जाना जाता है, इन सभी नामों से लोकसभा को जाना जाता है। अब देखिएगा, जो संसद है, संसद के विषय में एक बात आपसे यह पूछा जाता है कि किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो अगर हम संसद की बात करें तो संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को माना जाता है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना जाता है? तो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग इस वजह से माना जाता है क्योंकि अगर किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने यानी लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं दिया है, तब तक वह विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। भले ही संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिए गए हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक कि उसे राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, तब तक वह विधेयक कानून के रूप में तब्दील नहीं होता है। यही कारण है कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। आपसे आपके परीक्षा में यह बात पूछा गया है कि संसद का अभिन्न अंग किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर राष्ट्रपति होगा, पूछा गया है और आगे भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है क्यों माना जाता है, तो क्यों का भी जवाब हमने आपको दे दिया है। क्यों इस वजह से माना जाता है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती। बात क्लियर है? इतना पहले लिखिए। हेडिंग मारिएगा, विधायिका। हेडिंग मारिएगा, विधायिका, 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 विधायिका। है हीरो, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल? पढ़ते लिखते हैं सही में? भगवान कसम बोलिए, कौन भगवान को मानते हैं? बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली का कसम। पढ़ते हैं क्या घंटा? क्या बोल रहा है बकलुल। बोले क्या घंटा पढ़ते हैं तुम? बस 5 घंटा। आप 5 घंटा में दरोगा बन जाइएगा। औकात है 5 घंटा में दरोगा बन जाइएगा। दरोगा बनने के लिए 12 घंटा पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी। क्या घंटा? 12 घंटा। जिस रोज 12 घंटा पढ़ने लगे ना, उस रोज लग जाएगा वर्दी, नहीं तो नहीं लगेगा, समझे? चलिए, विधा है ये। देखिए देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम इधर बतिया रहे हैं, वो सब जो उधर जो है टूल को ठोक रहा है।
लिखिए विधायिका, विधायिका नीचे से लिखिएगा आप। विधि यानी कानून, विधि यानी कानून, अंग्रेजी में रूल, लॉ। विधि यानी कानून के निर्माण करने वाली संस्था को, विधि यानी कानून के निर्माण करने वाली संस्था को विधि यानी कानून के निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। विधि यानी कानून के निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था, उसी में कंटिन्यू, भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संसदीय व्यवस्था में, भारतीय संसदीय व्यवस्था में, भारतीय संसदीय व्यवस्था में, भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका, भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका, विधायिका के अंतर्गत, क्या हुआ जी, क्या कोई दिक्कत है, क्या बोल रहे हैं, कोई आप बुलाए, ओ दे दीजिए ना। भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका के अंतर्गत मूलतः, विधायिका के अंतर्गत मूलतः लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। विधायिका के अंतर्गत मूलतः लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। विधायिका के अंतर्गत मूलतः लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। विधायिका के अंतर्गत मूलतः लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। भारत में, उसी में कंटिन्यू, भारत में विधि का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था, भारत में विधि का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। भारत में विधि का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, संसद है। भारत में विधि का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, संसद है, संसद है, संसद है। यहां पर एक बात भाई जी लोग समझाते हैं। ऐसे बहुत लोग इस बात को समझते होंगे, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझते होंगे। जो समझते हैं अच्छी बात है, आप विद्वान हैं। जो नहीं समझते हैं उनके लिए हम हैं। देखिए, आपको संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता है आपने देखा। इसके बाद एक होता है सांसद। एक संसद है, इसका अंग्रेजी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। एक होता है सांसद। आकार लग गया तो इसका मीनिंग बदल गया, और इस सांसद का अंग्रेजी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट में इसे हम लोग एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी। एमपी को ही हिंदी में सांसद कहते हैं। तो अब सांसद किसे कहते हैं? तो संसद के अंतर्गत जो दो संस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसी को हम लोग सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो संसद और सांसद दोनों एक है कि दोनों में कुछ अंतर है? दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है।
दोनों का एक दूसरे से संबंध है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। संसद यानी पार्लियामेंट, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। लेकिन सांसद यानी अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसी को हम लोग सांसद कहते हैं। ये बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो अब लिखिएगा नीचे से, और देखिए जो लिखे हैं, भारत में विधि के निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, ये बात लिखे हैं ना, उसके कॉस्ट में लिख लीजिए बिहार दरोगा एक्साइज। बिहार दरोगा एक्साइज मतलब एक्साइज में ये प्रश्न पूछा गया है, आप यानी इससे पता चल रहा है कि ये पूछा गया प्रश्न है और इसको हमें याद रखना है। बिहार दरोगा एक्साइज कॉस्ट बंद। चलिए अब नीचे से लिखिएगा, अब नीचे से लिखिएगा, अनुच्छेद 79 यह कहता है कि, अब नीचे से लिखिएगा, अनुच्छेद 79 ऑनलाइन वाले क्या दिक्कत है आप लोगों को? कितने दिन तक पॉलिटी चलेगा? अब जब तक चले। हमको लगता है कि चल रहा है जी ऑनलाइन। हमको लगता है कि पॉलिटी जो है, क्या क्लास हुआ है? 49वां क्लास है, 49वां क्लास है। हमको लगता है लोकसभा राज्यसभा में टोटल क्लास चल जाएगा 60, 49, 60, 65 तक चल जाएगा टोटल। हमको लगता है 100 क्लास न चल जाए, हमको लगता है 100 क्लास चल जाएगा ना, पहले खत्म कर देंगे। सैटरडे संडे को क्लास लगवा रहे हैं, सैटरडे संडे को क्लास लगवा रहे हैं ना। कल आपके बैच में घोषणा नहीं की है? नहीं की है। 15 अगस्त तक कोई क्लास बंद नहीं है, सैटरडे संडे सब रोज क्लास, समझिएगा। और संडे को मेरा ही क्लास होगा, संडे को आपके बैच में मेरा ही क्लास होगा, संडे को सब बैच में मेरा क्लास है, समझिएगा। हाय हाय, टाइमिंग अगर बदलेगा तो बता देंगे, ऐसे तो यही रहना चाहिए, सेम टाइमिंग रहना चाहिए। तुष्टीकरण का मतलब कल बताए, कल ना बताए थे गुरुजी। धीरज कुमार मंडल, कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसे ही चलने दीजिए, चलिएगा लगभग। देखिए अब कितना दिन तक चलता है। टाइम ठीक है, टाइम यही रहेगा। चलिए लिखिए अब, अनुच्छेद 79 यह कहता है कि, अनुच्छेद 79 यह कहता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा को मिलाकर जो संस्था बनता है, जो संस्था बनता है उसे, जो संस्था बनता है उसे संसद कहा जाता है। जो संस्था बनता है उसे संसद कहा जाता है, संसद कहा जाता है, संसद कहा जाता है। वहीं उसी में कंटिन्यू, वहीं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, वहीं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को
वहीं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। सांसद कहा जाता है। सांसद कहा जाता है। आगे अब आप हेडिंग मारिएगा राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा, हेडिंग मारिएगा राज्यसभा। राज्यसभा डैश देकर। अनुच्छेद 80 कहता है, डैश देकर लिखिएगा, अनुच्छेद 80 कहता है, अनुच्छेद 80 कहता है, अनुच्छेद 80 कहता है कि भारत का एक सदन, अनुच्छेद 80 कहता है कि भारत का एक सदन राज्यसभा होगा। राज्यसभा होगा तो क्या दिक्कत, भारतीय लिखती है तो क्या दिक्कत। अनुच्छेद 80 कहता है भारत का एक सदन राज्यसभा होगा। राज्यसभा होगा। राज्यसभा होगा। राज्यसभा को कई नाम, राज्यसभा को कई नाम जैसे, राज्यसभा को कई नाम जैसे उच्च सदन, उच्च सदन, कोमा द्वितीय सदन, सॉरी कोमा नहीं, ऑब्लिक, सॉरी ऑब्लिक होगा, यहां पर ऑब्लिक होगा। राज्यसभा को कई नाम जैसे उच्च सदन ऑब्लिक द्वितीय सदन, द्वितीय सदन ऑब्लिक बड़ों का सदन, बड़ों का सदन इत्यादि से जाना जाता है। बड़ों का सदन इत्यादि से जाना जाता है। 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 राज्यसभा को पहले, हाँ उसी में कंटिन्यू, राज्यसभा को पहले राज्यसभा को पहले, राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था। अभी दरोगा का तो वैकेंसियों ने आया है हो। धीरज कुमार मंडल, जो भी दिक्कत है आप मैसेज कीजिए, क्या दिक्कत है आपका। अच्छा टीवी लगवा देते हैं, ठीक है। दरोगा का क्वेश्चन बैंक थोड़ा दिन वेट कीजिए, ठीक है, हम खुद निकाल रहे हैं, मेरा वाला लीजिएगा। तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? तुष्टीकरण का मतलब नहीं समझते हैं? किसी को संतुष्ट करने की नीति, समझिए, किसी को संतुष्ट करने की नीति ही तुष्टीकरण कहलाता है। वीडियो रुक रहा है जी? नहीं ना है, नहीं रुक रहा है, इंटरनेट इश्यू होगा, बारिश उरिश हो रहा है ना, इसी वजह से आपका इंटरनेट इश्यू होगा। हम भी चला करके तो देख रहे हैं, मेरे में भी तो चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे में। राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था, कहा जाता था, फुल स्टॉप। राज्य परिषद का नाम बदलकर 1954 ईस्वी में, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, राज्य परिषद का नाम बदलकर 1954 ईस्वी में, राज्य परिषद का नाम बदलकर 1954 ईस्वी में राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा कर दिया गया, फुल स्टॉप। राज्यसभा कर दिया गया।
राज्यसभा के लिए पहली बार चुनाव, उसी में कंटिन्यू, उसी में लिखते जाइएगा। राज्यसभा के लिए पहली बार चुनाव, राज्यसभा के लिए पहली बार चुनाव 1952 ईस्वी में हुए हैं। राज्यसभा के लिए पहली बार चुनाव 1952 ईस्वी में हुए हैं। राज्यसभा के लिए पहली बार चुनाव 1952 ईस्वी में हुए हैं। राज्यसभा के लिए पहली बार चुनाव 1952 ईस्वी में हुए हैं। फुल स्टॉप। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये लोकसभा वाला बात लोकसभा में लिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहां तक बता दिए थे, जहां तक बताए थे वहां तक लिखा दिए हैं। अब हम लोग आगे आते हैं राज्यसभा। देखिए, गुनगुनाना नहीं है, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे हम, जिसका मुंह चलते हुए देख लिए। जो राज्यसभा है यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। और अस्थाई सदन होने के कारण ही इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और अस्थाई सदन होने के कारण ही इसे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ अस्थाई सदन होने के कारण ही इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जैसे कि अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा वो अस्थाई सदन है, लोकसभा भंग हो सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं। अब अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकता है, अधिकतम 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है। तो अब जो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 245 सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? आम जनता भाग लेता है या कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। तो हमने आपको ये बात बताया कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में 245 सदस्य है। 245 सदस्य में से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, मतलब इसका चुनाव होता है। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वहीं जो 12 सदस्य होता है, 12 सदस्य आपको मनोनीत होता है, नॉमिनेट होता है। 12 सदस्यों को मनोनीत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति मूल तौर पर 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। भारत के भीतर अगर किसी नागरिक का योगदान साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में है, तो इन क्षेत्रों से ही 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाद बाकी 233 सदस्य के लिए निर्वाचन होता है। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, मतलब इनके लिए चुनाव होता है। तो जो 233 सदस्य के लिए निर्वाचन होता है, 233 सदस्य के लिए चुनाव होते हैं। और यहां पर एक बात और समझिएगा, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीट दिया गया है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीट उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है।
जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या उस राज्य को राज्यसभा में उतना अधिक सीट दिया गया है। जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को 31 सीट राज्यसभा में दिया गया है। फिर आपको बिहार को 16 सीट, बंगाल को 16 सीट, महाराष्ट्र को 18 सीट। तो अलग अलग राज्य को राज्यसभा में अलग अलग सीट प्रदान किए गए हैं। तो जो राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, राज्यसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है? पहला प्रश्न यह है राज्यसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो सबसे पहले प्रश्न का हम आपको उत्तर देते हैं कि राज्यसभा के चुनाव कौन लड़ सकते हैं। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें होती है। शर्त यह है कि अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि उम्र कम से कम आपका 30 वर्ष होना चाहिए। और तीसरा शर्त यह है कि आप लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आप लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इन कंडीशनों को फुलफिल करके आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो राज्यसभा के चुनाव में राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह भाग लेता है। राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह भाग लेता है। कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन हर किसी को समझना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, भारत के भीतर लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका के अंतर्गत चुनाव, ये सभी प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण है। और इन सभी चुनाव में आम जनता भाग लेती है। लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेती है, विधानसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेती है, पंचायती राज और नगर निगम के अंतर्गत जो चुनाव होता है उसमें आम जनता भाग लेती है। तो अब देखिएगा, लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेता है, VS यानी विधानसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक प्रांत बिहार है, बिहार राज्य में विधानसभा है। और बिहार राज्य में जो विधानसभा है, बिहार राज्य के विधानसभा में 243 सीट है। बिहार राज्य में विधानसभा है और बिहार राज्य के विधानसभा में 243 सीट है। कितना? 243 सीट है। बिहार राज्य को राज्यसभा में 16 सीट दिया गया है। बिहार राज्य में विधानसभा है, विधानसभा में 243 सीट है। बिहार राज्य को राज्यसभा में टोटल 16 सीट दिया गया है। बिहार राज्य को राज्यसभा में टोटल कितना सीट? 16 सीट दिया गया, 16 सीट दिया गया है। अब बिहार राज्य को जो राज्यसभा में टोटल 16 सीट दिया गया है, इस 16 सीट के लिए जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव में बिहार राज्य के विधानसभा के जो 243 को निर्वाचित सदस्य हैं, बिहार राज्य के विधानसभा के जो 243 निर्वाचित सदस्य हैं, यही 243 को निर्वाचित सदस्य, यही 243 को निर्वाचित सदस्य जो है बिहार के राज्यसभा के 16 सीट के लिए जो चुनाव होता है उस चुनाव में मतदान करता है, उस चुनाव में मतदान करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? याद रखिएगा ना, लिखिए यहां तक। अब चीजों को लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास में नोट काहे के लिए लिखवाएंगे? बकलूल हैं हो। नोट आपको दिया गया काहे के लिए है? जब मान लिया जाए कि लिखवेबे करेंगे तो नोट जो है, नोट देने का क्या फायदा रहा? कोई फायदा थोड़े रहा। ठीक है, नोट देने का कोई फायदा नहीं है। अब बोल रहा है, एगो विद्यार्थी कमेंट कर रहा है
कि सर बिट्टू सर को कहिए नोट क्लास में लिखवाने के लिए। माँ बकलोले हैं। नोट जब क्लास में लिखवेबे करेंगे तो नोट देने का फायदा क्या रहा? कोई फायदा रहा जी? है ठीक है। यानी विद्यार्थी जो है ना एकदम क्या चाहता है पता है? यानी उसके लिए जो है 56 प्रकार बना भी दीजिए, फिर अपने हाथ से उसके मुंह में डाल के खिला भी दीजिए। ऐसा थोड़े होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बना करके दे सकते हैं, खाना आपको खुद खाना पड़ेगा, समझे? तो नोट इतना शानदार है दिया गया है, उसको आप पढ़िए, लिखिए लिखिए। अब लिखिएगा। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिस कारण इसे भंग, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिस कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जिस कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ जी मनीष जी, सब एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, उतना करके तो देखिए, कीजिएगा है नहीं, ठीक है। भंग नहीं किया जा सकता है। इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है। बल्कि सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है, बल्कि सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है। फुल स्टॉप। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल उसी में, हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर इस सदन के 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष पर इस सदन के 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर इस सदन के 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर इस सदन के 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। आगे हेडिंग मारिएगा, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। एक नंबर में भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। 2 नंबर में उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। 3 नंबर में लाभ के पद पर ना हो।
आगे आगे हेडिंग मारिएगा, आगे हेडिंग मारिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? आगे हेडिंग मारिएगा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब आगे हेडिंग मारिएगा, राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आइएगा समझिएगा। देखिए एक बात बताते हैं पदाधिकारी बताने से पहले। देखिए अगर किसी को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो संस्थान के द्वारा जो टारगेट बैच चलाया जाता है, आप टारगेट बैच को ज्वाइन कीजिए। और मान लिया जाए कि अगर आप इंटर करके आए, इंटर, तो आपके पास तो ग्रेजुएशन करने के लिए 3 वर्ष का समय है, तो वो लोग फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। फाउंडेशन बैच में आराम से हर चीज़ को तोड़ करके समझा बुझा करके पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ लिखाया जाता है। देखिए जितना लेक्चर देने में समय लगता है उससे 2 गुना समय लिखवाने में लगता है। तो लिखवाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है समय तो लगेगा। अगर आप इंटर करके आए हैं, आप एकदम आंख बंद करके फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए, आराम से चीज़ों को पढ़िए समझिए और पढ़िए इस प्रकार से कि एक बार में ही हर चीज़ क्लियर हो जाए, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। समझ गए, ये चीज़ है। और अगर मान लिया जाए कि आप ग्रेजुएट होकर के आए हैं और आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो संस्थान के द्वारा जो टारगेट बैच दिया जाता है उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर फाउंडेशन टारगेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर यही है कि फाउंडेशन में लिखवाते हैं और टारगेट में लिखवाते नहीं है। टारगेट में थोड़ा बहुत लिखवाते हैं, थोड़ा बहुत, समझ गए। तो अगर किसी को जल्दी है, एकदम हड़बड़ी है कि नहीं, उनको जो है जो कल होना चाहिए वो आज ही हो जाए, तो टारगेट बैच जाके ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट बैच में फटाफट सिलेबस खत्म होता है, समझे। पदाधिकारी, पदाधिकारी के विषय में जानकारी हमें, राज्यसभा के पदाधिकारी के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 89 से अनुच्छेद 92 देता है। अनुच्छेद 89 से अनुच्छेद 92 देता है। अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में एगो सभापति और एगो उपसभापति होगा। राज्यसभा में एगो सभापति और एगो उपसभापति होगा। अब अगर आप उपराष्ट्रपति पढ़े हैं, और उपराष्ट्रपति हमने आपको पढ़ाया है, उपराष्ट्रपति के विषय में मूल तौर पर जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 देता है। अनुच्छेद 63 कहता भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब यह होता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसके बावजूद वह राज्यसभा का सभापतित्व करता है। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन वहीं राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए पहला कंडीशन यही है, राज्यसभा का उपसभापति वही बनेगा जो राज्यसभा का सदस्य होगा। तो राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत के आधार पर एक उपसभापति को चुनता है। साधारण बहुमत के आधार पर एक उपसभापति को चुनता है। तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है। यह चीज है। अनुच्छेद 89 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 की हम बात करें तो अनुच्छेद 90 हमें उपसभापति के पद रिक्त होने की शर्तों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उपसभापति के पद रिक्त होने, उपसभापति के, सभापति के नहीं, गौर कीजिएगा यहां पर, सभापति नहीं, उपसभापति। उपसभापति, उपसभापति के पद रिक्त होने यानी पद खाली होने, पद रिक्त होने यानी पद खाली होने के विषय में जानकारी अनुच्छेद 90 प्रदान करता है। जबकि अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? 68 अनुच्छेद 68। समझ गए? तो ये चीज है, आप लोग भूल जाते हैं भाई महाराज। तो अब उपसभा है, ये देखिए पीछे में क्या आप लोग नोटंकी बना करके रखें। एक बार नीचे जाता है, ऊपर आता है, मार फट्टा से तो ठीक कर देंगे। हाँ, तो यही सब करने के लिए जैबे करेगा। उपसभापति का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होता है? एक बार पानी पीने के लिए जाइए, एक बार पेशाब करने के लिए जाइए, एक बार फोन रिसीव करने के लिए जाइए, और एक बार कुछ और के लिए चले जाइए। अब देखिएगा उपसभापति का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होता है। पहला, अगर उपसभापति का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तब रिक्त हो जाएगा। दूसरा, अगर उपसभापति अपना त्याग पत्र दे दिया तब रिक्त हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। लेकिन जो सभापति होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देते हैं। तीसरा, उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य अपने साधारण बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करके उपसभापति को पद से हटा सकता है। इन स्थितियों में उपसभापति का पद रिक्त होता है। इन्हीं स्थितियों के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 90 देता है। अनुच्छेद 90 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 91 है, यह अनुच्छेद सभापति के कार्य अधिकार शक्ति, यानी सभापति के कौन कौन से काम है, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, इस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 91 देता है। तो सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी अनुच्छेद 91 देता है। सभापति के रूप में सभापति काम करे या उपसभापति काम करे या अन्य कोई भी व्यक्ति काम करे, उसके कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 91 देता है। अनुच्छेद 91 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 हमें क्या जानकारी देता है? अनुच्छेद 92 की हम बात करें तो अनुच्छेद 92 यह कहता है
कि सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का अगर कोई प्रस्ताव लाया गया हो तो इस स्थिति में सभापति और उपसभापति राज्यसभा का सभापतित्व नहीं कर सकेंगे। मतलब वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। अगर वेंकैया नायडू और हरिवंश नारायण सिंह को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया है और इन दोनों को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है, सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में इन दोनों को पद से हटाने का संकल्प लाया गया है तो वेंकैया नायडू सभापति के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे और हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। अगर इनको पद से हटाने का संकल्प लाया गया है, यही सभापति उपसभापति के रूप में काम करेंगे, फाइनल डिसीजन इन्हीं को देना होगा। तो फाइनल डिसीजन जो ये देंगे ये अपने पक्ष में ना देंगे, कोई चाहेंगे कि उनका गद्दी वो गद्दी से हट जाए, कोई नहीं चाहेगा, कोई चाहेगा जी गद्दी से हट जाए। इसी कारण से भारतीय संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प अगर राज्यसभा में विचाराधीन हो तो वो सभापतित्व तो नहीं कर सकेंगे। बिहार दरोगा एक्साइज 126 पोस्ट का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद यह कहता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो उत्तर होगा अनुच्छेद 92। कुछ समझ में आया? लिखिए। उत्कर्ष सोलंकी, हां। आपका जो क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा हां। कमेंट तो देख ही रहे हैं, आप क्या पूछे हैं जो आपका जवाब नहीं दिए? चलिए लिखिएगा। राज्यसभा के पदाधिकारी, अनुच्छेद 89 कहता है कि अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। एक सभापति और एक उपसभापति होगा। नीचे से लिखिएगा, राज्यसभा एक ऐसा सदन है, नीचे से लिखिएगा, राज्यसभा एक ऐसा सदन है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं, जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। इस सदन का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। उसी में कंटिन्यू, इस सदन का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। इस सदन का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है जो कि इस सदन का सदस्य नहीं होता है।
इस सदन का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। इस सदन का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, जो कि इस सदन का सदस्य नहीं होता है। इस सदन का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, जो कि इस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला पॉइंट, उपसभापति बनने के लिए अगला पॉइंट, उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। आगे अनुच्छेद 90, हेडिंग मारिएगा अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 90। डैश देकर उपसभापति के पद रिक्त होने, उपसभापति के पद रिक्त होने, उपसभापति के पद रिक्त होने, उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, उपसभापति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। उपसभापति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। छोड़िए ना गूगल क्या बता रहा, हम जो बताएं वो सही है। उपसभापति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। 1 नंबर में पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है। 1 नंबर में पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है। पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है। 2 नंबर में अगर त्यागपत्र दे देता है। 2 नंबर में अगर उपसभापति त्यागपत्र दे देता है। अगर उपसभापति त्यागपत्र दे देता है, उसी में कंटिन्यू, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उसी में कंटिन्यू, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। 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 सभापति को देता है। 3 नंबर में, 3 नंबर में अगर उपसभापति को पद से हटा दिया जाता है, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू, उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प, उसी में कंटिन्यू, उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प, उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प
राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में लाया जाता है, फुल स्टॉप। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से, राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से, राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से, राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से अगर संकल्प पारित कर देते हैं, राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से अगर संकल्प पारित कर देते हैं, राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से अगर संकल्प पारित कर देते हैं तो उन्हें पद से हटना होता है, तो उन्हें पद से हटना होता है। आगे अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 91 डैश देकर, यह अनुच्छेद हमें यह अनुच्छेद हमें यह अनुच्छेद हमें यह अनुच्छेद हमें सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हमें सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हमें सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हमें सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92 डैश देकर, यह अनुच्छेद कहता है कि, अनुच्छेद 92 डैश देकर, यह अनुच्छेद कहता है कि सभापति और उपसभापति को, यह अनुच्छेद कहता है कि सभापति और उपसभापति को यह अनुच्छेद कहता है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प, यह अनुच्छेद कहता है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प, पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो, पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन, विचाराधीन, पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन, विचाराधीन हो तो, विचाराधीन हो तो वो पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। विचाराधीन हो तो वो पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। क्या हुआ? यह अनुच्छेद कहता है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। पीठासीन, तो वह पीठासीन, हे भगवान, मतलब सभापति और उपसभापति के तौर पर, पीठासीन का मतलब सभापति और उपसभापति के तौर पर, पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा, तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। पीठासीन का मतलब होता है सभापति सभापति के तौर पर काम नहीं कर सकेगा, उपसभापति उपसभापति के तौर पर काम नहीं कर सकेगा, उसी के लिए पीठासीन शब्द आया है। अब यहाँ पे लिखा था कि सभापति सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, उपसभापति उपसभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। इस पूरे लाइन के लिए एक शब्द आ गया है पीठासीन, समझिए, पीठासीन। क्लियर है? और इसके कॉस्ट में लिख लीजिएगा
बिहार दरोगा एक्साइज का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसके भी कॉस्ट में लिख लीजिएगा, बिहार दरोगा एक्साइज, बिहार दरोगा एक्साइज का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। उत्कर्ष सोलंकी जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है, जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है। पीठासीन का मतलब तो बता दिए, नहीं समझे? हाँ, चलिए अब क्या करना है, कॉपी का आरती उतारना है, ठीक है? जल्दी आरती उतारिए, मतलब पढ़िए जल्दी, जितना लिखा है आज बताएं, पढ़िए। बिहार एसएससी टेस्ट का नहीं भेजे हैं, सब जगह भेज दीजिए, भेजें, भेज दीजिएगा सब जगह। कितना क्वेश्चन हुआ है जी? पढ़ लिए, आइए तो बोर्ड पे। नहीं हुआ है तो पढ़िए ना, पढ़िए, मुंह मेरा मत देखिए, पढ़िए। आइएगा बोर्ड पे, आइए, है बोर्ड पे आइए। भारत के भीतर विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? संसद के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? संसद के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और कौन अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन किया जाएगा? अनुच्छेद 79। आगे बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। राज्यसभा के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद। लोकसभा के विषय में जानकारी अनुच्छेद। अच्छा, राज्यसभा को पहले क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? लोकसभा को पहले क्या कहा जाता था? राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कब किया गया? 1954। जनता के सदन का नाम बदलकर लोकसभा कब किया गया? 1954। पहली बार लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कब हुए हैं? कब हुए हैं? 1952 में हुए हैं। निम्न सदन, प्रथम सदन तथा लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उच्च सदन, द्वितीय सदन, बड़ों का सदन किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है या अस्थायी? इसे भंग किया जा सकता है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? होता है ना? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? कितने वर्षों का? प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य पद मुक्त? कितने सदस्य पद मुक्त होते हैं? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम कितना वर्ष? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 250। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? कौन मनोनीत करता है? कौन मनोनीत करता है? कितने क्षेत्रों से? कौन कौन? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और चलिए आगे बताइएगा। राज्यसभा के पदाधिकारी के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? 89 से 92। कौन अनुच्छेद कहता है राज्यसभा का एक सभापति एक उपसभापति होगा? अनुच्छेद 89। कौन अनुच्छेद कहता है राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा? अनुच्छेद 89 कहता है। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो आपको राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। कौन ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व तो उसके सदस्य नहीं करते हैं? कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है? हाँ या ना? आवश्यक है। समझ गए। और इसके बाद आगे बताइएगा कि आपको राज्यसभा के उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? सभापति को। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प कौन सदन लाता है? कौन सदन लाता है? राज्यसभा लाता है। और वह संकल्प किस प्रकार के बहुमत से पारित होता है? साधारण बहुमत से पारित होता है। आगे बताइएगा सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91। सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 92। बात क्लियर है? सुन लीजिए, फिर से बोल रहे हैं। बोल ही बात रहे हैं। शनिवार 15 अगस्त तक कोई छुट्टी नहीं है। शनिवार रविवार दोनों दिन क्लास होगा और आपका समय एज इट इज है। आपका जो समय है उसी समय पे क्लास होगा। मतलब कल भी आपका क्लास है, परसों भी क्लास है। 15 अगस्त तक कोई छुट्टी नहीं है। 15 अगस्त तक कोई छुट्टी नहीं है।